नमस्कार। चुनाव की चर्चा में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ मुरली मनोहर और आप देख रहे हैं नेशनल प्रेस। 4 जून को लोकसभा चुनाव का परिणाम घोषित हो गया। भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में उभरी और उसके पास 240 सांसद थे। वहीं भारत की नंबर 2 की पार्टी कांग्रेस बनी और 99 सीटों पे कांग्रेस को संतोष करना पड़ा। वहीं समाजवादी पार्टी 37 सीटों पर जीत करके भारत की तीसरी सबसे बड़े दल के रूप में उभर के सामने आई। शुरू हुआ सरकार के गठन को लेकर के। देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी भले 240 सीट पाई थी, लेकिन एनडीए गठबंधन फिर सीट पा करके बहुमत के आंकड़े को छू लिया था। वहीं इंडी गठबंधन 232 सीट पा करके 233 सीट पा करके बहुमत के आंकड़े को छू नहीं पा रही थी। सरकार बनाने का कवायद तेज हो गया। बैठकों का दौर शुरू हो गया। नेताओं से मिलने और फोन पे बात करने की भी चर्चा शुरू हो गई। भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, जो उनके घटक दल हैं, दोनों लोगों को फोन पर जीत की बधाई भी दी। इसी बीच में खबर आने लगी कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई है और उसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए वहां के उप मुख्यमंत्री फडणवीस जो है इस्तीफा दे दिया। बात यही नहीं रुकी, बात शुरू हो गई उत्तर प्रदेश को भी लेकर के, और लाजमी भी था उत्तर प्रदेश पे चर्चा शुरू होना, इसलिए कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा। यह भी सही। लोगों ने यहां तक कहा कि जोगी जी दिल्ली तलब है और फडणवीस तो संजय राउत जो शिवसेना के नेता हैं, उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि फडणवीस इस्तीफा देंगे, उसके बाद से नैतिक जिम्मेदारी लेकर के परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज को भी इस्तीफा देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? इसलिए कि उत्तर प्रदेश में करारी हार। मेरा मानना है, जो मेरा विश्लेषण है, कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की कोई हार नहीं। भारतीय जनता पार्टी लगभग 33 सीट चुनाव जीती है। अगर हम पिछले चुनाव की बात करें तो 14 और 19 में जो भारतीय जनता पार्टी को भारी भरकम सीटें उत्तर प्रदेश में मिली थी, उससे कम सीट इस बार मिली है। इसको तो माना जा सकता है कि इस बार 62 सीटें नहीं मिली हैं, 64 सीटें नहीं मिली हैं, तो संतोष करना पड़ा है। लेकिन उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का जो बार बार ये कहा जा रहा है कि करारी हार है, ये मेरे गले के नीचे नहीं उतर रहा है। इसलिए मेरे गले के नीचे नहीं उतर रहा है कि 2014 में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो समाजवादी पार्टी महज 5 सीटें उत्तर प्रदेश में पाई थी। उसको करारी हार कहा जा सकता है, वो करारी हार हुआ है। 2019 में राहुल गांधी भी चुनाव हार गए थे, कांग्रेस का खाता नहीं खुला था, उसको भी कहा जा सकता था कि करारी हार है। लेकिन उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जो 62 और 64 सीटें पाई थी, उससे इस बार थोड़ा सा कम सीट जरूर पाई है, लेकिन इसको हम करारी हार नहीं कह सकते, क्योंकि भारी भरकम सीटें इनको 14 और 19 में मिला था, इस बार इनको सीटें कम मिली हैं, इसलिए लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में हार तो तब माना जाता ना जब बनारस से मोदी जी चुनाव जीत जाते, गोरखपुर से रवि किशन चुनाव जीत जाते, लखनऊ से राजनाथ सिंह चुनाव जीत जाते, उसके बाद से जो 30 सीटें शेष लोग जीते हैं वो लोग हार जाते, तो माना जाता कि सिर्फ शीर्ष और बड़े नेता ही उत्तर प्रदेश में चुनाव जीते हैं।
यानी भारतीय जनता पार्टी के अगर वोट परसेंटेज को भी देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी का वोट परसेंटेज भी नहीं घटा है। भारतीय जनता पार्टी को कई सीटों पर बहुत कम अंतराल से हार का सामना करना पड़ा है। और मेरे संज्ञान में जो मैं व्यक्तिगत जानता था कि सुल्तानपुर से मेनका गांधी, अमेठी से स्मृति ईरानी, पीलीभीत से टोनी मिश्रा, और बनारस के बगल वाली सीट से पांडे जी इस बार चुनाव हार गए। सलेमपुर की भी बात को हम लोगों ने कहा था कि सलेमपुर में भी रविंदर कुशवाहा चुनाव हार जाएंगे। वो जनमत का आक्रोश नहीं था, लोगों ने नारा दिया था कि जोगी मोदी बैर नहीं, और जिन नेताओं का मैंने नाम लिया है उनकी इस बार खैर नहीं। ये सब के सब सांसद रहे, लेकिन 5 सालों तक मोदी और जोगी के नाम पर चुनाव लड़ने वाले ये सांसद कभी जनता के बीच में नहीं गए। उनको सिर्फ इस बात का घमंड रहा कि हम तो जोगी और मोदी के नाम पर चुनाव जीत जाएंगे। कंडीशन ये आ गया, परिस्थितियां ये बदल गई कि नारा लगने लगा इन लोकसभा सीटों में। ऐसे दर्जन भर सीट जो है भारतीय जनता पार्टी जो है गंवाई है, जिसमें लोगों ने ये नारा दिया कि जोगी मोदी से बैर नहीं और वहां के वर्तमान सांसद तेरा खैर नहीं। मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन ऐसा संज्ञान में है मेरे की 1 दर्जन सीटें भारतीय जनता पार्टी जो है ऐसे जगहों पे हारी है जहां टिकट बदलना अति आवश्यक था। अगर वहां टिकट बदल दिया गया होता तो भारतीय जनता पार्टी सीट नहीं आती। एक ये सबसे बड़ा कारण था। बात हो रही है नैतिकता की, हम नैतिकता पर भी आते हैं। मैं आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को देखा, क्योंकि ये मेरा विश्लेषण है चुनाव का। आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को मैंने देखा, एक बड़ा चेहरा संजय सिंह को भी मैंने देखा जो राज्यसभा के सांसद हैं। इन सभी लोगों ने कहा कि जो जनादेश मिला है वो मोदी के खिलाफ है। नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए मोदी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। मुझे बड़ी हंसी आ रही थी जब मैं इन लोगों का प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था। हंसी मुझे इसलिए आ रही थी कि जिस प्रदेश में आपके अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं, भ्रष्टाचार के मामले में जेल में हैं, 7 की 7 सीटें आप हार गए और बीजेपी जीत गई। ये नैतिक जिम्मेदारी दिल्ली प्रदेश में नहीं बनती है क्या? बनती है कि नहीं बनती? आपके ऊपर भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज हुआ, आपकी जांच हुई, आप जेल गए, आपने इस्तीफा नहीं दिया, ठीक है, इस पर मेरा कोई कमेंट नहीं है, मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता। लेकिन जिस तरह से संजय राउत ने, जिस तरह से संजय सिंह ने इस्तीफे की मांग किया, सारे नेताओं को अपने गिरहबान में झांक करके देखना चाहिए। पूर्ण बहुमत से 30-32 सीटें कम पाने वाले को नैतिक जिम्मेदारी की पाठ तो पढ़ाई जा रही है, लेकिन 7 की 7 सीटें उस प्रदेश से हार रहे हैं जहां इनकी सरकार नहीं है। वो भी नैतिक जिम्मेदारी की बात करते हैं कि नैतिक जिम्मेदारी ले लेनी चाहिए। अरे भाई, अब अरविंद केजरीवाल कब इस्तीफा देंगे? अब तो इस्तीफा दे देना चाहिए। संजय जी से मैं कहना चाहता हूं कि संजय जी, अब तो आप पत्र लिखिए अरविंद केजरीवाल को कि नैतिक जिम्मेदारी ले लें। आप दिल्ली में सारी सीटें हार गए हैं, आप पंजाब के मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखिए, इस नैतिक जिम्मेदारी लीजिए, इस्तीफा दे दीजिए। आम आदमी पार्टी का बहुत बढ़िया प्रदर्शन पंजाब में भी नहीं रहा है कि सिर्फ मोदी जी इस्तीफा देंगे, जोगी जी इस्तीफा देंगे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने खाता नहीं खोला, 1 सीट इनको गुजरात में मिली, 15 सीटें उत्तर प्रदेश में लड़े, 6 सीटों पर इनको विजय मिलती है। बिहार में 2 सीटें जीत पाते हैं या 3 सीटें जीत पाते हैं। राजस्थान
और छत्तीसगढ़ में भी आपने देखा जितनी सफलता इनको मिलनी चाहिए नहीं मिल पाई। इतने बड़े गठबंधन के बाद घींच घाच करके जो है 99 सीट पाते हैं, 3 अंक का आंकड़ा भी नहीं पार कर पाते, 100 भी नहीं पार कर पाते हैं। उनके भी राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी कहते हैं नैतिक जिम्मेदारी लेकर के जो है मोदी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। मैं ये जानना चाहता हूं कि खड़गे जी आप इस्तीफा कब देंगे? आपने तो कांग्रेस को विजय नहीं दिला पाया, आप 2 अंक से ऊपर नहीं जा पाए, 99 सीटें आपने निकाला, प्रदेश का प्रदेश गायब है, मध्य प्रदेश में खाता नहीं खुला, गुजरात में 1 जीतते हैं, छत्तीसगढ़ मध्य राजस्थान की स्थिति भी आपने देखी होगी, बिहार भी आपने देखा होगा, उत्तर प्रदेश में 6 सीटें पाते हैं और बात करते हैं नैतिकता की। हमें तो लगता है कि खड़गे साहब को भी नैतिक जिम्मेदारी लेकर के इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर नैतिक जिम्मेदारी की बात होती है तो खड़गे के पास भी अब कोई नैतिकता नहीं बची है। राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हुए अगर कांग्रेस को 100 सीटें नहीं दिला पाते हैं तो इनके पास भी अब कोई नैतिकता नहीं बची है, बची ही नहीं है। उन्हें भी इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर इस्तीफे का ही दौर चलता है तो इस्तीफा मांगा ही नहीं जाता। खुद का भी आकलन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? खुद का भी तो आकलन करिए। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, प्रदेश का प्रदेश खाता नहीं खोल पा रहे हैं, जिन प्रदेशों में 25-25 सीटें हैं, 29-29 सीटें हैं, उन प्रदेशों में आप खाता नहीं खोल पा रहे हैं, खोल ही नहीं पा रहे हैं, और इस्तीफे की बात चल रही है। लोग कह रहे हैं कि फूल है, फूल से गंध गायब हो गया है। मोदी जी का जो एक गठबंधन की सरकार है, यह सरकार बहुत दिनों तक चलने वाली नहीं है। अगर 5 साल चल भी जाती है तो मोदी जी ऐसा कुछ नहीं कर पाएंगे जो पिछले 10 सालों में किया है। अब मेरे समझ में ये नहीं आ रहा है कि पिछले 10 सालों में मोदी जी ने क्या किया है। धारा 370 हटाया, अयोध्या में राम जन्मभूमि पर दिव्य भव्य और सुंदर मंदिर बनवाया, देश से भ्रष्टाचार को खत्म करने का प्रयास किया है, विदेशी नीति उन्होंने सुधारा। और मैं बधाई देना चाहूंगा जम्मू कश्मीर के लोगों को कि धारा 370 खत्म होने के बाद जिन लोगों ने जम्मू कश्मीर में धारा 370 का विरोध किया, उनको जम्मू कश्मीर की जनता ने सीधे नकार दिया। वो सभी नेता चुनाव हार गए, जनता ने उनको नकार दिया, कहा कि नहीं मुझे धारा 370 चाहिए। और मुझे लगता है कि 6 साल के शासनकाल में अटल बिहारी वाजपेयी ने जो गठबंधन की सरकार चलाई थी, वैसी सरकार अब तक किसी ने नहीं चलाया। पक्ष और विपक्ष दोनों उसकी बड़ी प्रशंसा करते हैं। और अटल जी ने जो भी योजना, जो भी कार्यक्रम लेकर के आए, सारे कार्यक्रमों को उन्होंने क्रियान्वित भी करने का काम किया। न्यूनतम साझा कार्यक्रम बना और न्यूनतम साझा कार्यक्रम पर काम हुआ, और आने वाले इस सरकार में भी न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनेगा और उस कार्यक्रम पर काम होगा। ऐसा नहीं है